नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। खेती किसानी लगातार जान की कीमत जितनी महंगी होती जा रही है, कब मौसम दगा दे जाए, कब फसल चौपट हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। बारिश देश भर में किसानों की कमर तोड़ने जितनी शक्तिशाली है, चाहे बात बुंदेलखंड की हो या फिर मराठवाड़ा की, हर साल हाहाकारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की। आप सबने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की वो सारी तस्वीरें देखी होंगी, उनकी हताशा, उनकी मजबूरी को भी देखा होगा, उनका दर्द बयां कर रही इन तस्वीरों को आपने ज़रूर देखा होगा। इस तपती दिल्ली में एक महीना कम नहीं होता प्रदर्शन के लिए। किसानों ने क्या क्या नहीं किया, आखिरकार लंबे प्रदर्शन और राज्य सरकार से मिले आश्वासन के बाद वो तमिलनाडु लौट गए। कई सवाल उठे, कई लोगों ने प्रदर्शन के तरीकों पर भी सवाल उठाए। आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे दक्षिण भारत में जो सूखे की हालत है उसकी क्या स्थिति है। शुरू करते हैं आज का विशेष। तमिलनाडु में इस बार हालात विकराल हैं। जिला दर जिला एक ही तस्वीर देखने को मिल रही है और तस्वीर में सुखाड़ है, दर्द है, बर्बादी की दास्तान है। तस्वीरों में किसानों के रोते हुए चेहरे हैं और नाउम्मीदी की छाप है। हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा ने तमिलनाडु में किसानों के हालात का जायजा लिया। केले के सूखे पत्ते, नारियल के सूखते पेड़, धान के बंजर, घास की तलाश में भटकते जानवर, सूख चुकी कावेरी। इन दिनों तमिलनाडु के गांव-गांव में यही तस्वीर देखने को मिल रही है। किसानों के हौसले पस्त हैं, लेकिन वो आज भी खेतों में पसीना बहा रहे हैं। शक्ति ने पट्टे पर खेत लेकर केले की खेती शुरू की। उम्मीद थी 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन खेत सूखा तो उम्मीदों पर पानी फिर गया। விவசாயம் பண்ணோம். நாங்கள் ஆரம்பத்தில் விவசாயம் பண்ணோம், காற்று அடிச்சு இதாயிடுச்சு, தண்ணி வந்து இதாயிடுச்சு. இந்த வருஷமும் பார்த்தா போர்லேருந்து தண்ணி வரல, ரொம்ப கஷ்டம். நாங்கள் விவசாயம் பண்ணதுக்கு விலைவாசியும் இல்லாமல் போச்சு, ரொம்ப தார் நிறையா பழுத்த அழி வேஸ்ட்டாக போச்சு. இந்த இடத்துல மழையும் இல்லாமல் போச்சு, ஒன்றும் செய்ய முடியல, ரொம்ப காசு இல்லை சார். மரம் 1200 வாழை இருக்கு சார். இதில் அவ்வளோதான், ஒன்றும் விலைவாசி இல்லை. சீக்கு நிறையா தண்ணி இல்லாமல் சிம்பி சிம்பி இதாயிடுச்சு. தடியாக இருந்தால் இலை வரும், வெயில் வேலை தண்ணி கம்மியாக இருக்கனால। शक्ति के हाथ में जितने बचेंगे, खर्च उससे कहीं ज्यादा हो चुके हैं। मुश्किलों का अंबार है। सोरजा ने खेत में उड़द की दाल बोई, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला, नतीजतन फसल चौपट हो गई। इधर उधर से कर्ज भी लिया, लेकिन फसल को बचाने में कामयाबी नहीं मिली। अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। என்ன ஒரு 10 மரக்கா காணும், இல்லைன்னா ஒரு 8 மரக்கா வரும். இதுக்கு வந்து தண்ணி விடணும். 1 மணி நேரத்துக்கு தண்ணி விட்டாக்க 150 ரூபா கேட்குறாங்க. அந்த தண்ணி விட்டு அதில் ஏதாவது வாரதை நாங்கள் பயிற்சியில் பண்ணி அறுக்கணும். அதுதான், வேற பொழப்பே ஒன்றுமே கிடையாது। माणिक की कहानी भी ऐसी ही है। 2.5 एकड़ जमीन है, लेकिन उपज के नाम पर एक दाना भी नहीं। जानवरों को पिलाने के लिए पानी नहीं है, जानवर प्यासे हैं, खेत सूखे हैं और माणिक की उम्मीदें डगमगा रही हैं। தண்ணி இல்லாத குறையினால் விட்ட நாத்தெல்லாம் வயலே கிடந்து நட முடியாது. தண்ணி இல்லாத குறையினால் இந்த இப்போ மாட்டு கூட வைக்கல இல்லைங்க, அவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்காங்க, தண்ணி கிடையாதுங்க। जिन खेतों में इन दिनों हरियाली देखने को मिल रही है, उदासी वहां भी है। राजलक्ष्मी इन्हीं खेतों में दिहाड़ी मजदूर है। रोजाना 120 रुपए की मजदूरी मिलती है। जिनका खेत है उसने बड़ी मेहनत से सिंचाई की व्यवस्था की, लेकिन सब्जियों का ये खेत 2 हफ्ते में सूना हो जाएगा। उसके बाद राजलक्ष्मी कहाँ काम करेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। வந்த தண்ணி நின்று போச்சு. கூலி வேலை செய்யறதுக்கு விவசாயி பண்ணாதான் கூலி வேலை பார்க்கலாம், விவசாயியும் கிடையாது, ஒண்ணுமே பண்ண முடியல எங்களால। 100 நாள் சம்பளம் காசே ஏற மாட்டேது, எதுவுமே இல்ல. குடல்ல அரிசி கொடுத்தாங்க, அதுவும் பச்சை அரிசியா கொடுக்குறாங்க, கை காலெல்லாம் முடிச்சு இழுக்குது. அதை வாங்கி தின்னா வயித்தால போகுது, வாந்தி வருது, உழைச்சி தான் திங்கன்னு, அது விவசாயமும் இல்ல, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எங்களுக்கு। मानसून के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे और नदियां पूरी तरह सूख चुकी हैं। नहरों में एक बूंद भी पानी नहीं है। नदी का जो हिस्सा पानी से लबालब हुआ करता था, वो आज सूखे मैदान की तरह दिख रहा है। हालात की गंभीरता देखते हुए केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को 1712 करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया, लेकिन किसानों तक अभी वो पहुंच नहीं पाया है।
नदियों के सहारे फसल बोने की उम्मीद इस पैकेज से ज्यादा बड़ी है और नदियां बूंद बूंद को तरस रही हैं। दक्षिण भारत की गंगा और खासकर तमिलनाडु के लिए लाइफलाइन कही जाने वाली कावेरी का जो हाल है वो आप सीधे देख सकते हैं। यहाँ से किस तरह से कावेरी नदी बिल्कुल सूखी हुई है और इसका एक बड़ा कारण ये है कि कर्नाटक से होने वाली जो पानी की सप्लाई है वो यहाँ तमिलनाडु को नहीं हो रही है, जिसकी वजह से किसान लगातार बेहाल है और उनकी जो फसल है उसकी बर्बादी का कारण भी यहाँ पर साफ समझा जा सकता है कि कावेरी की कितनी बदहाली है। और यहाँ पर कावेरी नदी का पानी जो जल का स्तर है वो बिल्कुल एक तरह से शून्य नजर आ रहा है। तो ये वास्तव में पूरे तमिलनाडु के किसानों के लिए एक बेहद चिंता की बात है। त्रिशूरपल्ली से कैमरामैन जुनैद के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। माना जा रहा है कि बीते 140 साल में तमिलनाडु ने ऐसा सूखा नहीं देखा। जिन किसानों ने मेहनत पसीने से खेत में फसल बोई, वहां इन दिनों सूख चुकी फसलों के निशान रह गए हैं। बदहाल किसानों के सामने जब कोई रास्ता नहीं बचा तो वो आत्महत्या करने को मजबूर है। அங்கேயே மாரடைப்பு வந்து இறந்துட்டார் சார். எங்களுக்கு தெரியாது, இங்கே வந்து சொன்னதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் போனோம். அங்கே போய் பார்த்தோம், அங்கேயே இறந்துட்டார் சார். அதுக்கப்புறம் அங்கே 108க்கு ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க. आप शायद ये जुबान नहीं समझ पाए होंगे। सावित्री तमिल में अपनी आप बीती सुना रही हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जो दर्द है उसे समझना मुश्किल नहीं। इनके पति राजेश की धान की खेती थी। हर साल अच्छी पैदावार होती तो परिवार खुशहाल था, लेकिन बीते साल बारिश ने दगा दिया और कावेरी नदी सूख गई। सिंचाई का और कोई जरिया नहीं था तो फसल पूरी तरह चौपट हो गई। खेत में हजारों रुपए फूंकने के बाद जब हाथ कुछ नहीं लगा तो राजेश को ऐसा सदमा लगा कि वो जान गंवा बैठे। हालांकि सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए का मुआवजा मिला, लेकिन रोजी रोटी के लिए अब एकमात्र सहारा मनरेगा है। இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சார். அப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து அரசு உதவி பண்ணாங்க. எனக்கு 8வது வரையும் படிச்சிருக்கேன் சார். எனக்கு தகுந்த வேலை ஏதாவது கொடுத்தாலும் பார்த்துக்குவேன், பிள்ளைங்களையும் பார்த்துக்குவேன் சார். सावित्री तंजौर जिले की रहने वाली हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ तंजौर तक सीमित नहीं है। करूर जिले में रहने वाली लक्ष्मी आज भी 9 जनवरी का दिन याद करते ही रो पड़ती हैं। पति पेरियनन ने लक्ष्मी के गहने गिरवी रखकर 75,000 का कर्ज लिया। सोचा कि बोरवेल खुदवाने से फसल बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परियनन ने आखिरकार उसी बोरवेल में कूदकर जान दे दी। இறந்து இது மாதிரி விவசாயம் பண்ணி விவசாயத்திலாம் ஒன்றும் இல்லை, காஞ்சு போச்சு. தண்ணி இல்லாமல் கேணியில் போர் போட்டோம், போர்லேயும் தண்ணி இல்லை. கேணி வெட்டி 2 திருப்பு போட்டோம் சார். 2 திருப்பு போட்டு அதுலேயும் தண்ணி இல்லை, கேணி வெட்டியும் தண்ணி இல்லை. ரொம்ப கடன் தொல்லை. ஊர்காட்டில் எல்லாம் கடனை வாங்கி செலவு பண்ணிவிட்டு கடன் கட்ட முடியல. கடன் கட்ட முடியாமல் உளுந்து இறந்துட்டாங்க. நாங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. இன்னொரு பையன் கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்கேன். ஒரு பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணியாச்சு, ஒரு பொண்ணை கட்டி கொடுத்துட்டோம். अब लक्ष्मी के कंधे पर 3 बच्चों की जिम्मेदारी है। न सरकार ने मुआवजा दिया और न ही इस बार पैदावार की कोई संभावना नजर आ रही है। किसान पेरेंटन ने अपना बोरवेल को ठीक कराने के लिए 75,000 रुपए का लोन अपनी पत्नी के गहने को बैंक में गिरवी करके लिया, लेकिन उसके बाद भी जब बोरवेल कामयाब नहीं हुआ तो उसी बोरवेल में कूदकर पेरेंटन को अपनी जान देनी पड़ी। परिवार के ऊपर उस 75,000 के अलावा अब 3 लाख का लोन बकाया है। अब इस परिवार को ये दोहरी मार झेलनी पड़ रही है कि जहां एक तरफ सूखा है तो वहीं 3 लाख के लोन को भी उन्हें चुकाने की चुनौती है। और ये कहानी इस करूर में कई परिवारों के साथ है। तमिलनाडु के खेतों में ऐसे ही मंजर देखने को मिल रहे हैं। जहां फसल होनी चाहिए वहां सूखी मिट्टी हाहाकार मचा रही है। पानी का कहीं कोई नामो निशान नहीं। बीते साल जब मॉनसून की चाल बिगड़ी तो कावेरी नदी और सूख गई। कावेरी पर पूरे प्रदेश के किसान निर्भर हैं। कर्नाटक ने कावेरी में पानी छोड़ा नहीं तो हालात और भयावह हो गए। सरकार के मुताबिक तब से सिर्फ 82 किसानों ने आत्महत्या की।
लेकिन किसान संगठन इस आंकड़े को 400 से ज्यादा बता रहे हैं। 30 lakhs acre paddy cultivation failure, sugar cane, banana and coconuts, all failures. And my farmers very sick and suicides. And my farmers, government of India loans, waiver, Mr. Ayakan last 35 days in agitate from Jantar Mantar, Delhi. राज्य सरकार आत्महत्या करने वाले किसानों को 3 लाख रुपए देती है, लेकिन कई ऐसे किसान हैं जिन्हें वो भी नहीं मिला। किसान संगठन ये मांग कर रहे हैं कि राज्य के किसानों पर जो कुल 6,140 करोड़ रुपए बकाया है, उसे माफ कर दिया जाए। किसान संगठन बार बार कर्नाटक की ओर से कावेरी नदी का पानी रोके जाने को आत्महत्या की मुख्य वजह मान रहे हैं। उनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत केंद्र सरकार कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन करे और कावेरी के पानी को तमिलनाडु की सूखी नहरों में लाया जाए। इन सभी मांगों को लेकर तमिलनाडु के किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना भी दिया, लेकिन अब तक इन मांगों को मंजूरी नहीं मिल पाई है। But they refuse to release it. Central government has not taken any steps regarding that. We are under the federal set of states. So if any state government refuses to do anything ordered by the Supreme Court, the central government must direct the state government to release the water and take necessary action. If they will not take any necessary action, if they will not do any, state government refuse to take any steps regarding the direction of the central government, then the central government under Article 356 dismiss the state government. 2015 में किसान आत्महत्या में तमिलनाडु देश में 7वें नंबर पर था, लेकिन इस बार हालात इतने बिगड़े हैं कि वहां हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र में 4,291, कर्नाटक में 1,569, तेलंगाना में 1,400, मध्य प्रदेश में 1,290, छत्तीसगढ़ में 954, आंध्र प्रदेश में 916 और तमिलनाडु में 606 किसानों ने आत्महत्या की। देश में तमाम कोशिशों के बावजूद आत्महत्या के आंकड़े नीचे नहीं आ रहे। 5 साल के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो खौफनाक तस्वीर उभरती है। 2010 में देश में 15,964, 2011 में 14,027, 2012 में 13,754, 2013 में 11,744, 2014 में 5,650 और 2015 में 8,007 किसानों ने आत्महत्या की। तमिलनाडु में सूखे की हालत को देखकर लगा कि किसानों का ये दर फिलहाल कम होने वाला है। कैमरा पर्सन जुनैद के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी, तंजौर। हताशा के माहौल में जब राज्य में बात नहीं बनी तो तमिलनाडु के किसानों ने तय किया कि वो देश की राजधानी दिल्ली में आकर अपने हालात बताएंगे। उनकी ख्वाहिश थी कि प्रधानमंत्री से मिलकर वो अपना दर्द साझा करें। उन्हें लगा कि सरकार उनके गांव से दूर है तो वही सरकार के पास आकर अपनी आपबीती सुनाए, लेकिन उनके हाथ लगती है मायूसी। मजबूरन वो विरोध का ऐसा रास्ता चुनते हैं जो शायद आज तक देखा और सुना नहीं गया। देखते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों के इस अनोखे विरोध की दास्तान। उस वक्त देश में होली का माहौल था। इस बार की होली केंद्र में सत्तासीन एनडीए के लिए कई रंग लेकर आई। यूपी समेत 5 राज्यों में से 4 पर बीजेपी सहयोगी दलों के साथ सत्तासीन होने में कामयाब रही थी। होली के इसी जश्न के बीच 14 मार्च को किसानों की एक टोली जंतर मंतर पर डेरा डालती है। करीब 150 किसान दिल्ली में कुछ उम्मीदें लेकर धरने पर बैठ गए। शुरुआती दिनों में 5 राज्यों में सत्ता की रस्साकशी के बीच इनकी आमद को मीडिया और अखबारों में बमुश्किल ही जगह मिल पाई। संसद भवन से चंद किलोमीटर की दूरी पर बैठे इन किसानों को सरकार की ओर से भी खास तवज्जो नहीं मिली। लेकिन किसान इस बार अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की ठान कर आए थे।
लिहाजा किसानों ने लोटियंस दिल्ली का ध्यान खींचने के लिए अनोखे प्रदर्शन शुरू किए। कभी पेड़ पर चढ़कर, तो कभी चूहे, तो कभी सांप मुंह में दबाकर ये किसान सरकारों की संगदिली का इम्तिहान लेते रहे। कामयाबी मिली तो महज इतनी कि अखबार और टीवी चैनल इन्हें जगह देने लगे। We are sitting in the Jantar Mandar road. We are eating in the Jantar Mandar road, and also we are sleeping in the Jantar Mandar road. From Jantar Mandar to Prime Minister office only 1.5 kilometers. Even though we are very nearest, the Honorable Prime Minister don't want to see the farmers, don't want to hear what the farmers saying. He don't want to look the farmers. लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रदर्शनकारियों से मिलने नहीं पहुंचा। हाँ, विपक्षी पार्टियां, कुछ फिल्मी और सामाजिक हस्तियों ने अपना समर्थन जरूर दिया, लेकिन किसान जानते थे कि उन्हें किसी और का नहीं बल्कि सरकार से मदद का आश्वासन चाहिए। लिहाजा विरोध जारी रहा। कभी साड़ी पहन, कभी लाशों के चारों ओर बैठकर, तो कभी नरमुंडों के साथ धरना देना जारी रहा। इस बीच प्रधानमंत्री से मुलाकात की कोशिशें भी चलती रहीं। आखिरकार प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त नहीं मिला तो रायसीना किसानों ने नग्न प्रदर्शन कर देश को झकझोर दिया। मामला संसद में भी गूंजा। सांसदों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। राज्यसभा में उपसभापति पीजे कुरियन ने खुद सरकार को तुरंत दखल देने की मांग की। सरकार की ओर से भी आश्वासन मिला। It is there for a long time, and every day newspapers are publishing. I only want to know why not one of the representatives of the government meet them and talk to them. Sir, definitely I agree with the feeling of the honorable members. और जो आपने डायरेक्शन दिया है, निश्चित तौर से this issue is a very sensitive issue, very important issue. I will convey the concerned minister to do. किसानों का कहना था कि वो प्रधानमंत्री को लोकसभा चुनाव के दौरान दिए उनके वादे की याद दिलाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने सत्ता में आते ही किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था। किसानों का कहना था कि उनका इलाके में अन्न उगाना अब मुमकिन नहीं, क्योंकि राज्य में 140 सालों का सबसे भयानक सूखा पड़ा है। खुद राज्य सरकार ने इसी साल जनवरी में ही राज्य में सूखे का ऐलान किया था। किसान मुआवजे के साथ ही उनके कर्ज की माफी की भी मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्हें केंद्र से 40,000 करोड़ के पैकेज की दरकार थी। इस बीच केंद्र सरकार ने भी आगे बढ़कर तमिलनाडु के लिए 1,712.10 करोड़ जारी करने का ऐलान किया, लेकिन किसानों ने इसे नाकाफी बताया। किसानों का कहना था कि दक्षिण पश्चिम मानसून और पूर्वोत्तर मानसून 60% तक ही रहा, जिससे वहां पानी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। नदियां, तालाब सूख गए हैं, किसान नई फसलें नहीं लगा पा रहे और कर्ज में डूब गए हैं। Heavy drought in Tamil Nadu, so drought relief fund for withered crop we needed. The central government gave for next year cultivation, that is the input subsidy, for next year purchasing the seeds, fertilizer and flowing charges. Now they don't want to give the compensation for our withered 1 crore crops. इस बीच किसानों को कई आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। सोशल मीडिया में किसानों को कभी सरकार विरोधी एजेंट तो कभी एनजीओ का प्रतिनिधि करार दिया गया। उनके बोतल बंद पानी पीने और अच्छे होटलों का खाना खाने पर भी तंज कसे गए। कई तबकों ने किसानों की तंदुरुस्ती देखते हुए उनके किसान कहलाने पर भी सवाल उठाए, लेकिन किसानों ने प्रदर्शन जारी रखा। आखिरकार दिल्ली ने विरोध का ऐसा तरीका भी देखा जिससे समूचा देश हिल गया। 22 अप्रैल को किसानों के हाथों में प्लास्टिक की बोतलें थीं। इन बोतलों में मानव मूत्र भरा हुआ था। सकपका देने वाले इस विरोध पर मीडिया का जमावड़ा लग गया और आखिरकार किसानों ने मूत्र पीना शुरू कर दिया। किसानों के इस कदम के बाद सोशल मीडिया से लेकर मीडिया की मुख्य धारा में बहस आग की तरह फैलने लगी। किसानों के पक्ष और विरोध में लोग खुलकर चर्चा करने लगे।
दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे। किसानों के मूत्र पीने के विवाद के बीच वो किसानों से मिले और उनकी मांग प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन देकर उन्हें मनाने में कामयाब रहे। इस तरह 40 दिनों के संघर्ष के बाद किसानों ने आखिरकार अपना आंदोलन टाल दिया। Met the President of India. We met the Finance Minister, Home Minister, Agriculture Minister and Water Resource Minister and the Transport Minister. We gave the petition also. They are all told, yes, we'll consider. Now, so far they have not taken any steps. किसानों के मुताबिक मुख्यमंत्री के आश्वासन पर उन्होंने आंदोलन टाला जरूर है, लेकिन 25 मई तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो दोबारा दिल्ली में आकर अपना विरोध फिर से शुरू करेंगे। इस तरह एक आश्वासन के भरोसे और तमाम मायूसी समेटे किसान तमिलनाडु वापस लौट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 2016-17 के दौरान देश के कई हिस्से सूखे की चपेट में रहे। देश के 6 राज्यों ने अपने यहाँ सूखा घोषित किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 राज्यों में सूखे की बात मानी है। केंद्र सरकार की ओर से मदद के आश्वासन के बावजूद कई राज्य केंद्रीय मदद की आस लगाए हुए हैं। खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में सूखे की स्थिति काफी खराब है। जंतर मंतर पर किसान आंदोलन ने तमिलनाडु में सूखे पर पूरे देश का ध्यान दिलाया, लेकिन तमिलनाडु के आसपास के कई राज्य बल्कि समूचा दक्षिण भारत ही सूखे की चपेट में है। ज्यादातर राज्यों ने अपने यहाँ सूखे का ऐलान कर दिया है, तो दूसरे राज्यों ने ज्यादातर जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में तो हालात बेहद खराब हो चुके हैं। आलम यह है कि सूखाग्रस्त इलाकों से लोगों का पलायन हो रहा है और कई हिस्सों में आत्महत्या के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कई राज्यों ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इसमें कर्नाटक में स्थिति बीते कुछ सालों में काफी बिगड़ी है। कर्नाटक में 2014 में 321 किसानों ने आत्महत्या की थी, लेकिन 2015 में यह तादाद बढ़कर 1197 हो गई। इस दौरान आत्महत्या में उछाल के मामले में कर्नाटक देश में पहले स्थान पर आया। कर्नाटक सरकार ने 2016 में खरीफ मौसम में सूखे से निपटने के लिए केंद्र से 4702.54 करोड़ का पैकेज मांगा, जिसके बदले उसे 1782.44 करोड़ की राशि मिली। कर्नाटक ने 2016-17 में रबी मौसम की फसल के लिए 3310.83 करोड़ के पैकेज की अलग से मांग भी की। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक खेती के संकट के अलावा कर्नाटक में पीने के पानी की भी भयानक किल्लत है। दक्षिण पूर्वी मानसून राज्य में 3 बार नाकाम हो चुका है और जून में अगर ये फिर नाकाम हुआ तो स्थिति भयावह हो सकती है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली कई नदियों का जलग्रहण क्षेत्र मालंद इलाके में है और इस इलाके में मानसूनी बारिश 35% कम हुई है। इसी तरह केरल में भी पानी की समस्या गहरा रही है। माना जा रहा है कि केरल में पिछले कई दशकों का सबसे भयंकर सूखा है। 2016 में जुलाई से सितंबर के बीच दक्षिण पूर्वी मानसून की बारिश सामान्य से 33.7% कम रही, जबकि अक्टूबर से दिसंबर के बीच उत्तर पूर्वी मानसून की बारिश 61% कम हुई। आलम यह है कि सूबे में पानी की भारी किल्लत है। कम बारिश से कई बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में जल भंडारण में कमी आई है और अनुमान है कि इस कमी की वजह से केरल में 2000 मिलियन यूनिट्स बिजली बाहर से मंगानी होगी, जिसका असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इसी तरह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी सूखे और कम बारिश से बुरा हाल है। आंध्र प्रदेश में पिछले साल बारिश सामान्य से 23% कम हुई। कई रिपोर्ट्स के हवाले से पता चलता है कि वहां जल स्तर 14.34 मीटर नीचे चला गया है। राज्य में भूजल के खाली होते भंडार भरने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नीति संरक्षणम उद्यमम नाम से शुरू किया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश को केंद्र से 2816 करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज भी मिला। इससे रायलसीमा और प्रकाशम जिलों में सूखा प्रभावित मंडलों को 10,000 प्रति एकड़ की दर से मुआवजा मिला। इसी तरह तेलंगाना में 2016 में औसत से ज्यादा बारिश हुई, लेकिन आंध्र प्रदेश से कृष्णा और गोदावरी नदी के पानी में अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई के चलते स्थिति ठहर नहीं रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक इस साल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र ने अपने क्षेत्रों में सूखा घोषित किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सूखे की स्थिति पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 10 राज्यों को सूखाग्रस्त माना। इनमें बिहार, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल हैं। कोर्ट ने हरियाणा, गुजरात और बिहार को आधिकारिक तौर पर सूखाग्रस्त नहीं घोषित करने पर फटकार भी लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।